रोकोको वाज मोस्ट पॉपुलर। अब रोकोको आर्ट शुरू हो गया, मेरे ख्याल में ये आर्ट मूवमेंट स्टार्ट होगी। पहले हम ब्राक आर्ट पढ़ रहे थे, अब रोकोको आर्ट स्टार्ट हो गया यहाँ से। वाज मोस्ट पॉपुलर इन फ्रांस, फ्रांस में बहुत पॉपुलर था। रोकोको इज़ जनरली एसोसिएटेड विद द रीजन ऑफ किंग लुइस। तकरीबन ये 15th मेरे ख्याल में किंग थे, किंग लुइस, इनके साथ एसोसिएट करता है ये रोकोको आर्ट। रोकोको इज़ अ लाइट एलेबोरेट डेकोरेटिव स्टाइल ऑफ आर्ट। ये रोकोको का मीनिंग क्या है? लाइट एलेबोरेट डेकोरेटिव स्टाइल ऑफ आर्ट। रोकोको वाज फ्लोरिश्ड इन डैश सेंचुरी, 18th century. Rococo is a reaction against grandeur, symmetry and strict regulation of the Baroque. अब ये जो रोकोको आर्ट मूवमेंट है, हमेशा मेरे ख्याल में नई आर्ट मूवमेंट जो है पिछली आर्ट मूवमेंट को ख़त्म करने के बाद ही आई है। ये उसके अगेंस्ट आई है, मेन अगेंस्ट आई है, उसके ग्रैंडर, उसकी सिमेट्री और स्ट्रिक्ट उसके रेगुलेशन से ब्राक आर्ट में उसको डिनाई करने के लिए रोकोको आर्ट स्टार्ट हुआ। रोकोको स्टाइल वाज ऑर्नेट एंड यूज ऑफ लाइट कलर्स, सिमेट्रिकल डिज़ाइन, कर्व एंड गोल्ड, ऑल ऑफ दीज। इसमें ये सारे कैरेक्टरिस्टिक है उसके स्टाइल में। रोकोको हैड प्लेफुल एंड डैश थीम्स, अम्यूजिंग रोकोको आर्ट में, ठीक है, अम्यूजिंग थीम्स थी उसकी। The interior decoration of Rococo rooms was designed as a total work of art with dash elegant and ornate furniture, small sculptures, ornamental mirror, tapestry complementing architect reliefs and wall paintings। ये है इसके ऑल ऑफ दिस ऑप्शन आएंगे। इसमें क्या पूछा हुआ है कि रोकोको जो थे उनकी इंटीरियर डेकोरेशन रूम्स की किस तरह की होती थी, ठीक है। अ टोटल आर्ट वर्क ऑफ आर्ट, एलिगेंट ऑर्नेट फर्नीचर होते थे, बहुत अच्छा डेकोरेट, छोटे छोटे स्कल्पचर्स पड़े होते थे, ऑर्नामेंटल मिरर्स लगे होते थे, पड़े होते थे, बहुत टेपेस्ट्री कम्प्लीमेंटिंग आर्किटेक्चर था, रिलीफ था, मतलब जो कार्विंग हुई हुई थी, एंड वॉल पेंटिंग्स थी। ऑल ऑफ दिस ये रोकोको के कैरेक्टरिस्टिक थे। जीन एंटोइन वेट्यू वाज ए डैश पेंटर, ये रोकोको पेंटर थे। जीन एंटोइन वेट्यू वाज ए रोकोको पेंटर। जीन एंटोइन वाज डैश बॉर्न, कब पैदा हुए, ठीक है, 10 अक्टूबर 1684 में ही पैदा हुए थे। एंटोइन पेंटेड दी एम्बरकेशन फॉर साइथरिया इन 1717। The shop sign of Jacinthe is considered to be his last masterpiece. इनका लास्ट मास्टरपीस जीन एंटोइन का लास्ट मास्टरपीस था द शॉप साइन ऑफ जैसेंट। बाउचर, ये नेक्स्ट आर्टिस्ट स्टार्ट हो गया। फ्रैंकोइस बाउचर आर्टिस्ट इनका नाम है। इज़ नोन फॉर हिज पीसफुल एंड वॉल्यूप्टियस पेंटिंग्स, ठीक है, ये उसके लिए जाना जाता था। ये फ्रैंकोइस बाउचर ये कब पैदा हुए? 1703 में। बाउचर पेंटेड डैश थीम्स, इन्होंने कौन सी थीम्स पे काम किया? क्लासिकल, डेकोरेटिव, एलिगोरीज, पेस्टोरल सीन्स एंड ऑल ऑफ दीज। He was perhaps the most celebrated dash artist of the 18th century, ठीक है। ये बाउचर के बारे में पढ़ रहे हैं हम। फ्रैंकोइस बाउचर जो थे ये मोस्ट सेलिब्रेटेड आर्टिस्ट थे 18वीं सदी के। मैडेम दी पोम्पेडुअर इज़ पोर्ट्रेट, ये कोई हीरो थे इनके या कोई भी मेल पर्सन था। मैडेम दी पोम्पेडुअर इज़ अ पोर्ट्रेट वाज पेंटेड, इन्होंने इसका पोर्ट्रेट पेंट किया 1756 में। बाउचर ने पेंट किया। लुइस ओ मॉर्फी, ठीक है, 1752 में। डैश इज़ द मोस्ट फेमस वर्क ऑफ बाउचर, द टॉयलेटी ऑफ वेनस, ये उसका सबसे ज़्यादा फेमस काम था। दिस फेमस वर्क वाज कमीशन फॉर द डैश ऑफ मैडेम दी पोम्पेडुअर ड्रेसिंग रूम, उनके जो कमीशन वर्क था इन्होंने पेंट किया था बाउचर ने। ड्रेसिंग रूम था, ये जो मैडेम डी पोम्पेडुअर है इनका ड्रेसिंग रूम था, उसको इन्होंने पेंट किया। न्यू क्लासिज्म मूवमेंट, आर्ट मूवमेंट स्टार्ट हो गई।
Neoclassicism was the predominant movement in European art and architecture during the late 18th and early 19th century. जो न्यू क्लासिज्म स्टार्ट हुआ ये लेट 18 के मिड मिड के बाद की बात है या 19th के स्टार्ट की बात है, तब न्यू क्लासिज्म स्टार्ट हुआ. Neoclassical reflected a desire to rekindle the spirit and forms of classical art from ancient Greek and Romans. ठीक है, मीन के न्योक्लासिकल जो आर्टिस्ट थे इनमें अक्सर ग्रीक एंड रोमन्स जो थे इनके क्लासिकल आर्ट का स्पिरिट नज़र आती थी. ठीक है, नेक्स्ट है डैश वर्क्स वर सीरियस अनइमोशनल एंड स्टर्नली हीरोइक. न्योक्लासिकल जो आर्टिस्ट थे इनके वर्क जो थे सीरियस थे, अनइमोशनल मीन डल थे, डल कलर्स. ठीक है, यूज़ करते थे या डल था. न्यू क्लासिज्म पेंटर्स जो डिपिक्ट सब्जेक्ट्स फ्रॉम डैश लिटरेचर एंड हिस्ट्री. ये जो इसके पेंटर्स थे क्या सब्जेक्ट मैटर जो थे वो लेते थे और कहाँ से लेते थे? क्लासिकल लिटरेचर और हिस्ट्री से लेते थे. न्यू क्लासिकल पेंटर्स यूज डैश कलर, डल कलर विद स्पेशल ब्रिलियंट हाईलाइट्स. डल कलर यूज़ करते थे लेकिन हाईलाइट वो अच्छी डालते थे. Dash work convey moral narratives to self-denial and self-sacrifice, fully in keeping with this post-ethical superiority of antiquity. न्यू क्लासिकल जो वर्क था वो मोरल नैरेटिव्स थे उनके, सेल्फ डेनियल थे, सेल्फ सेक्रीफाइस था, फुली कीपिंग इन पोस्ट एथिकल superiority ऑफ एंटिक्विटी. ठीक है, ये न्यू क्लासिकल का वर्क था. What were themes of neoclassical painters? Neoclassical painters जो थे इनकी themes कैसी थीं? Mythology, revolutionary themes, folklore, legends, the calm grandeur of a bygone era. अफसानवी किस्से थे, इनकलाबी themes थीं, famous grandeur और legends जो थे हमारे heroes थे जो उनके. ठीक है, काम ग्रैंडर, साकिन जो हरकत ना कर सकें, इस तरह के वो पेंटर्स की थीम्स थी. न्यू क्लासिकल sculptures deal with the same subject and was more restrained than the two theatrical Baroque sculpture, less whimsical than the indulgent Rococo. अब ये इसमें न्यू क्लासिकल जो काम था या उनका स्कल्पचर था उसके करेक्टरिस्टिक्स बताए हुए हैं. ठीक है, मोर रेस्ट्रेन, अनइमोशनल, मोर थेट्रिकल देन ब्राक आर्ट. ठीक, लेस विम्सिकल देन इंडल्जेंट रोकोको. मीन के जो रोकोको थे उसकी निस्बत लेस विम्सिकल था इनका काम, और जो ब्राक आर्ट थे उनसे ज़्यादा मोर थेट्रिकल था काम, उनके स्कल्पचर्स थे. न्यू क्लासिकल आर्किटेक्ट वाज मोर ऑर्डर्ड एंड लेस ग्रैंडियस देन ब्राक. ठीक है, उनके आर्किटेक्ट की बात हो रही है कि उनसे ज़्यादा मैनर्ड वाले तरतीब से और बने हुए थे ब्राक की निस्बत. न्यू क्लासिकल आर्किटेक्ट बोर a close external resemblance to the Greek orders of architect. न्यू क्लासिकल जो थे हमने थोड़ा सा ऊपर भी पढ़ा कि ये ग्रीक से ही इंस्पायर्ड थे. ठीक है, और ये जो है इनकी रिजेम्बलेंस बहुत ज़्यादा ग्रीक से ही मिलती जुलती है. डैश इज़ कंसिडर्ड द फादर ऑफ न्यू क्लासिकल आर्ट मूवमेंट. अब ठीक है, ये इनके अब न्यू क्लासिज्म के आर्टिस्ट हम पढ़ते हैं. डेविड की बात हो रही है, ये उससे बहुत ज़्यादा जो थे डेविड उनके न्यू क्लासिज्म मूवमेंट के आर्टिस्ट थे. ये ऊपर वाला एक एमसीक्यूज हमारा मिसिंग है. जैकोस लॉइस डेविड, यस, वाज ए ग्रेट आर्टिस्ट एज वेल एज चीफ प्रोपेगेंडा मिनिस्टर ऑफ द डैश. फ्रेंच रेवोल्यूशन के चीफ प्रोपेगेंडा मिनिस्टर थे. ये बहुत अच्छे ग्रेटेस्ट आर्टिस्ट थे. किसके? न्यू क्लासिज्म के. ठीक है,
अब ये क्वेश्चन आ सकता है, हु इज़ द फादर ऑफ न्यू क्लासिज्म, तो वो जैक्वस लॉइस डेविड, ये जो थे इज़ कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ न्यू क्लासिकल आर्ट मूवमेंट। अब इसी आर्टिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। डेविड सब्जेक्ट वर जनरली डैश इंस्पायर्ड, इजिप्शियन से इंस्पायर्ड थे, एम्फसाइज लॉयल्टी टू द स्टेट, मोस्टली इनके जो काम थे वो स्टेट को लॉयल्टी देने पे जोर देते थे। द ओथ ऑफ हॉरिटी is very important, is very first painting which was painted by French Revolution David. The Oath of Horoty, ये एक सरमनी थी जो कि ओथ ऑफ हरोटी है। हरोटी शायद इन्होंने, ये सरमनी थी हल्फ लेने की या कुछ भी ऐसा शायद था, वो पेंटिंग थी इन्होंने 1784 में पेंट की। इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस इमेज ऑफ द रेवोल्यूशन। न्यू क्लासिज्म ही हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। डेविड का हम काम पढ़ें, जैक्वस लुइस डेविड का नेपोलियन क्रॉसिंग द एल्प्स, वन ऑफ द मोस्ट फेमस इमेज ऑफ रेवोल्यूशन, इस रेवोल्यूशन का, ठीक है। ये नेपोलियन है कोई, क्रॉसिंग द एल्प्स, ये घोड़े पे बैठे हुए हैं और एल्प्स को क्रॉस कर रहे हैं। ये पेंटिंग है, ये बहुत फेमस पेंटिंग है, जैक्वस लुइस डेविड की पेंटिंग है। डेथ ऑफ मिराट वाज पेंटेड। उसके बाद डेथ ऑफ मरात है, ये इन्होंने पेंट किया, किसी का डेथ सीन है, ठीक है। फिर उसके बाद डेथ ऑफ सोक्रेट्स, पेंटिंग फोकसेस ऑन अ क्लासिकल सब्जेक्ट। डेथ ऑफ सोक्रेट जो है ये क्लासिकल सब्जेक्ट पर फोकस करती है। इंग्रस प्रोफाउंडली रिस्पेक्टफुल, अब ये पहले जैक्वस लुइस डेविड के बाद ये आर्टिस्ट आ गए हैं। Ingress profoundly respectful of the past, he assumed the role of guardian of academic orthodoxy against the ascendant romantic। इंग्रेस जो थे ये आर्टिस्ट थे, इनका क्या लिखा हुआ है, प्रोफाउंडली ये रिस्पेक्टफुल थे पास्ट के, ठीक है। ये अकेडमी है कोई, एकेडमिक ऑर्थोडॉक्सी, इसके गार्डियन भी रहे हैं, इसका रोल अदा करते रहे हैं, किसके अगेंस्ट, एसिडेंट रोमांटिक के अगेंस्ट, ठीक है। इंग्रेस कब पैदा हुए, 1780 में, ला ग्रैंडी ओडा लिस्क्विज। अब ये एक आर्टिस्ट था, अब ये दूसरा, ये इनका काम है, वाज पेंटेड 1814। ये इस तरह के जो MCQs हैं ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इनके काम के नाम लिखे हुए हैं। वेलपिनकॉन बाथर, टर्किश बाथ, ठीक है। ये 3 काम इनके हैं लिखे हैं। आगे न्यू मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है, रोमांटिसिज्म। रोमांटिसिज्म वाज एन आर्टिस्टिक, literally an intellectual movement and that originated in Europe toward the end of 18th century. रोमांटिसिज्म क्या था? रोमांटिसिज्म रिजेक्टेड दी, व्हाट रिजेक्टेड? रोमांटिसिज्म मूवमेंट ने किस चीज़ को रिजेक्ट किया? काम, हारमनी, बैलेंस, आइडियलाइजेशन, रैशनैलिटी दैट टिपिफाइड क्लासिज्म। इन्होंने इस सब चीज़ को रिजेक्ट किया। Romanticism is partly a reaction to the Dutch Revolution, Industrial French Spanish। ये सब जो थे रिएक्शन, इन सब के अगेंस्ट रिएक्शन था ये, इंडस्ट्रियल फ्रेंच स्पेनिश सब के रेवोल्यूशन के बारे में, ठीक है। इन सब चीज़ों को, काम, हारमनी, बैलेंस, सब चीज़ों को ये रिजेक्ट करके आए थे। Romanticism was also a revolution against the aristocratic social, political norms of the age of enlightenment and a reaction against the scientific rationalization of nature। ये इनके जो हैं करेक्टरिस्टिक समझ लें आप, किस वजह से, किस चीज़ के अगेंस्ट ये आया था। रोमांटिसिज्म एम्फसाइजेस ऑन सच इमोशंस, किस तरह के इमोशंस पे जोर देते थे? एप्रीहेंशन, हॉरर एंड टेरर, ईव, ठीक है। ऐसे इमोशंस पे रोमांटिसिज्म ने, मेरे ख्याल में अपने नेम के अगेंस्ट ही है ये। एप्रीहेंशन, खदशा, हॉरर एंड टेरर, खौफ, दहशत, ईव भी खौफ, ये सारे खौफ पे जैसे इस तरह के इमोशंस भी इन्होंने जोर दिया।
करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं रोमांटिसिज्म के? आर फॉलोइंग: a deepened appreciation of the beauties of nature, a general exhalation of emotion over the reason, and the sense over intellect. ठीक है, turning in upon a self and a heightened examination of a human personality. All of these. ठीक है, ये किस चीज़ का क्या इसके करेक्टरिस्टिक्स हैं कि जो नेचर की ब्यूटी है उसको अप्रिशिएट करने के लिए, ठीक है, कोई जनरल अपने इमोशंस का एक्सप्रेशन करे किसी सेंस के साथ, किसी शऊर के साथ, तो उसकी एक्सलेशन का नाम है ये। ठीक है, अपने आप को टर्निंग इन अपॉन द सेल्फ, अपने आप को चेंज किया जो हाइट एंड एग्जामिनेशन के लिए इंसानी पर्सनैलिटी ने, ठीक है, वो था। ये अभी इनके आर्टिस्ट आ गए हैं रोमांटिसिज्म के। ठीक है, रोमांटिसिज्म के आर्टिस्ट हैं जोहन कॉन्स्टेबल। जोहन कॉन्स्टेबल इज़ नोन principally for his landscape painting of Dedham Valley and the area surrounded his home. as जोहन कॉन्स्टेबल, इन्होंने किस चीज़ पे जोर दिया? ट्रांजिएंट ड्रामेटिक लाइट ऑफ इफेक्ट्स, ड्रामेटिक एटमॉस्फेयर, ड्रामेटिक कलर। इनका जो लाइट का इफ़ेक्ट था उस पे, एटमॉस्फेयर पे और ड्रामेटिक कलर्स पे इन्होंने जोर दिया। ये कब पैदा हुए? 1776 में। आगे है इनकी पेंटिंग के बारे में। द हाईवेन इज़ अ पेंटिंग बाय जोहन कॉन्स्टेबल फिनिश्ड इन 1821 विच डिपिक्ट्स अ रूरल सीन इन ऑन द रिवर्स टूर। ठीक है, अब ये जो पेंटिंग है जोहन कॉन्स्टेबल की, इसमें एक अर्बन सीन दिखाया हुआ है जो कि एक देहात का सीन है। उसके बाद एक रिवर के किनारे द हाईवेन, वो इन्होंने नाम दिया है इसको, रिवर का सीन है आई थिंक, देहात में ट्रीज़ वगैरह उसमें हैं, साइड पे लैंडस्केप है। The Highway is regarded as Constable's most famous image and one of the greatest and most popular English painting. The Highway बहुत मतलब फेमस है इंग्लिश लोगों में, ये इंग्लिश में ये फेमस है। ओके, डीडम वैली वाज पेंटेड 1802 में। डीडम पेंटिंग इन्होंने पेंट की। डैश वन ऑफ इंग्लैंड्स मोस्ट फेमस मेडिवल चर्च इज़ वन ऑफ हिज मोस्ट सेलिब्रेटिव वर्क्स। इंग्लैंड की ये एक बहुत फेमस मेडिवल चर्च है, उसका नाम है सेलिसबरी कैथीड्रल फ्रॉम बाइशॉप्स ग्राउंड। ठीक है, ये इनकी पेंटिंग, ये जगह का नाम है, ये एक चर्च है, उसका बहुत प्यारा सा सीन है जो इन्होंने अपने काम में पेंट किया। इंग्लिश रोमांटिक लैंडस्केप पेंटर आगे जोसेफ मिलॉर्ड विलियम टर्नर, ये प्रिंट मेकर थे। टर्नर वाज डैश 1775 में ये पैदा हुए। टर्नर इज़ आल्सो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मास्टर ऑफ ब्रिटिश वाटर कलर लैंडस्केप। ये वाटर कलर आर्टिस्ट थे जोसेफ मिलॉर्ड विलियम टर्नर। ही इज़ कॉमनली, ये वाटर कलर पेंटर थे, ठीक है। ही इज़ कॉमनली नोन एज द डैश एंड हिज वर्क इज़ रिगार्डेड एज रोमांटिक प्रीफेस टू इम्प्रेशनिज्म। जोसेफ मिलॉर्ड थे पेंटर ऑफ लाइट, इनको कहा जाता है, ठीक है। हिज वर्क रिगार्डेड एज ए रोमांटिक प्रीफेस टू इम्प्रेशनिज्म। द फाइटिंग टिमेरियर टग्ड टू हिज लास्ट बट टू बी ब्रोकन अप, ये इनकी प्रिंट मेकिंग था आई थिंक। द फाइटिंग टिमेरियर सनसेट लैंडस्केप है ये। उसके बाद है द बैटल ऑफ ट्रैफल्गर वाज पेंटेड डैश 1824 में। विलियम ब्लेक आ गया नेक्स्ट आर्टिस्ट। द अदर प्रिंसिपल अर्ली रोमांटिक पेंटर इन इंग्लैंड इवॉल्व्ड हिज ओन पावरफुल एंड यूनिक विजनरी इमेज। विलियम ब्लेक कब पैदा हुए? 1750। Blake is now considered a semi-figural in the history of poetry and visual art of the Dash Age, Romantic Age के
सेमी फिगरल आर्टिस्ट और हिस्ट्री ऑफ पोइट्री, विजुअल आर्ट के लिए ये आर्टिस्ट कंसीडर किए जाते हैं रोमांटिक एज में। डैश डिपिक्ट्स एनी थर्मन, अ फीमेल कैरेक्टर फ्रॉम ग्रीको रोमन, द नाइट ऑफ एनी थर्मन्स जॉय, ये उनका काम है जो भी हम नाम पढ़ रहे हैं। द एंशियंट ऑफ द डेज इज द टाइटल ऑफ यूरोप, द प्रोफेसी बाय विलियम ब्लेक। ओके, इसके बाद न्यू मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है, रियलिज्म। ठीक है, रियलिज्म क्या है? मेरे ख्याल में ऊपर वाला ये जो एमसीक्यूज है ये उनकी पेंटिंग। डैश इज अ कलर मोनोटाइप print with addition in ink and watercolor portraying the Old Testament's Babylonian and King Nebuchadnezzar II। इसमें है नेबुचडनेज़र कलर मोनोटाइप प्रिंट। अच्छा, ये उनके जो ऊपर आर्टिस्ट हमने पढ़े हैं ना, विलियम ब्लेक, उन्होंने एक ये प्रिंट बनाया था, ठीक है, विद एडिशन इन इंक एंड वाटर कलर पोर्ट्रेट या पोर्टिंग। वाटर कलर और इंक पोर्ट्रेट्स में ये वाटर कलर और इंक्स यूज़ करके इन्होंने जो किंग था, सेकंड किंग नेबुचा नेबुचाडनेज़र, ये जो किंग थे, सेकंड किंग थे, इन्होंने मोनोटाइप प्रिंट बनाया था इंक और वाटर कलर यूज़ करने के बाद। नेक्स्ट रियलिज्म स्टार्ट हो गई। रियलिज्म आर्ट मूवमेंट इज द पेंटिंग बिगन इन फ्रांस इन द डैश 1860s after the 1848 revolution. Realism attempt to represent the subject matter truthfully dash। डी ऑप्शन है, इसमें सारे आ जाएंगे। रियलिज्म जो है इसका सब्जेक्ट मैटर के लिए बात हो रही है, विदाउट आर्टिफिशली अवॉइडिंग आर्टिस्टिक कन्वेंशंस, इम्प्लॉजिबल, एग्जॉटिक, अवॉइड सुपर नेचुरल एलिमेंट्स। ये इसके ऑल ऑफ दीज इसके सब्जेक्ट मैटर हैं या इसके रियलिज्म के करेक्टरिस्टिक्स हैं। मतलब रियलिज्म नाम से जैसे वाजे है, आर्टिफिशियल इसमें कुछ नहीं होगा, ठीक है, आर्टिस्टिक कन्वेंशन से वो अवॉइड करेंगे और अवॉइड सुपर नेचुरल एलिमेंट्स, ठीक है। उसके बाद है इंडिविजुअल रियलिज्म इज डिपिक्शन ऑफ लाइफ फॉर्म, पर्सपेक्टिव, डिटेल ऑफ लाइट एंड कलर। ये हर आर्ट में ही होता है और ये रियलिज्म में भी है। लाइफ फॉर्म्स हैं, पर्सपेक्टिव, द डिटेल ऑफ लाइट एंड कलर। रियलिस्ट किस चीज़ पे जोर देते थे? अगलीनेस पे। रियलिस्ट एम्फसाइज द अगलीनेस। द रियलिस्ट पेंटर्स रिजेक्टेड डैश, व्हाट रिजेक्टेड? रोमांटिसिज्म को रिजेक्ट करने के बाद ही रियलिज्म आया। हर मूवमेंट इसी तरह मेरे ख्याल में आ रही है। न्यू क्लासिज्म को रिजेक्ट किया रोमांटिसिज्म ने, फिर रोमांटिसिज्म को रिजेक्ट किया रियलिस्ट मूवमेंट ने। उससे पहले न्यू क्लासिको, ब्राक आर्ट मूवमेंट थी, रोकोको आर्ट मूवमेंट थी, उन्होंने किया। इन फेवर ऑफ डिपिक्शन ऑफ रियल लाइफ द रियल पेंटर्स यूज्ड व्हाट, क्या यूज़ किया? रियल लाइफ को डिपिक्ट करने के लिए रियलिस्ट पेंटर्स ने क्या यूज़ किया? कॉमन लेबरर्स, आम मजदूर, द ऑर्डिनरी पीपल इन ऑर्डिनरी सराउंडिंग, आम लोग आम इन्वायरमेंट में, ठीक है। रियल एक्टिविटीज़ और रियल एक्टिविटीज़ में मीन वेरी क्लोज टू नेचर। रियलिज्म नाम से ही वाजे है, तो इन्होंने इस तरह की पेंटिंग्स को ही पेंट किया। रियलिस्ट पेंटिंग डिपिक्ट द हार्श एवरीडे रियलिटी ऑफ डैश क्लासेस ऑफ सोसाइटी, लोअर क्लास ऑफ सोसाइटी, ठीक है। क्या शो करते थे? मीन इन्होंने ज़िंदगी की एक हार्श साइड दिखाई, रोज़मर्रा की जो लोअर क्लासेस है सोसाइटी, वो किस चीज़ से सफ़र हो रही हैं, क्या फेस कर रही हैं, उस चीज़ को इन्होंने दिखाया। अ फ्रेंच रियलिस्ट पेंटर जीन डिज़ायर गोस्टेव्यू कार्बे, ये कब पैदा हुए? ठीक है, 1820 में। ये पेंटर हैं, रियलिज्म के ये पेंटर हैं जीन डिज़ायर गोस्टेव कार्बे। ओके, कार्बे पेंटेड डैश और हिस्टोरिकल सब्जेक्ट। किस तरह के इन्होंने सब्जेक्ट्स पेंट किए? रिलीजियस एंड हिस्टोरिकल। अ बरियल एट ऑर्नेंस,
अब बरियल एट ऑनर्स वन ऑफ द कॉर्पस मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क, ये उनके काम का नाम है बरियल एट ऑनर्स। रिकॉर्ड्स द फ्यूनरल ऑफ हिज ग्रैंड अंकल, ये किसी जो इसके अंकल थे उनकी डेथ हो गई थी, उनके लास्ट सेरेमनीज जो थी या उनकी जो लास्ट रस्में होती हैं फ्यूनरल की वो अटेंड कर रहे थे लोग। बरियल एट ऑर्नेंस, ठीक है, ये इन्होंने पेंट किए थे अपने ही अंकल का डेथ सीन। Dash was painted in 1855 and this work in turn influenced Edward Mane in two of his early paintings, The Old Musician and Music in Tuileries आर्टिस्ट स्टूडियो, ये इसका नाम है पेंटिंग का। 1855 में 1855 में पेंट किया इसने। किस चीज़ से इन्फ्लुएंस्ड हो गया है? एडवर्ड माने, ठीक है, उसकी एडवर्ड माने से इंस्पायर्ड इसने दो पेंटिंग्स बनाई जिसमें ओल्ड म्यूजिशियन था और म्यूज़िक इन ट्यूलिरीज। स्टोन ब्रेकर्स वाज पेंटेड, स्टोन ब्रेकर उनका काम था, ठीक है, 1849 में। जे कैमिले नेक्स्ट आर्टिस्ट आ गया, जे कैमिले के रोट एट फ्रेंच लैंडस्केप एंड पोर्ट्रेट पेंटर था। ये कब पैदा हुआ? जे कैमिले, ठीक है। डी ऑप्शन है इसका February 22, 1878। फेमी लीजेंड वाज पेंटेड इन डैश 1869। ब्रिजेट नर्नी वाज पेंटेड, ये भी उनका काम था, जे डॉट कैमिले का, ठीक है। Bridget Narni was painted in dash Venice La Pizzetta scene from the Riva Digli was painted dash। ये इस तरह के जो आते हैं ना, कब पेंट हुआ कब पैदा हुआ, ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है MCQs। जीन फ्रेस्कोस आगे नेक्स्ट आर्टिस्ट, जीन फ्रेस्कोस मिलेट was a French painter, one of the founder of dash school in rural France। सी ऑप्शन है बार्बिजन स्कूल, ये जीन फ्रेंकोइस फ्रेंच पेंटर थे, ठीक है। किस चीज़ के फाउंडर थे? ये बार्बिजन के फाउंडर थे। डैश इज नोटिफाइड सीन्स ऑफ पीजेंट फार्मर्स, ये नीचे वाला सेकंड ऑप्शन है मिले, बार्बिजन वाला। जीन फ्रेस्कोस मिले इज नोटेड फॉर द सीन ऑफ पीजेंट फार्मर्स। मिलेट was born, सी ऑप्शन 1814। उसके बाद ये है डैश द ग्लीनर्स इज़ वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन ऑफ मिलेट्स पेंटिंग, द ग्लीनर्स। बी ऑप्शन है द पोटैटो हार्वेस्ट इज़ फेमस फॉर फीचरिंग, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पेंटिंग है, इज़ फेमस फीचरिंग sympathetic way what were then the lowest rank of rural society, this was received poorly by the French upper class, ठीक है। ये भी उन्होंने आम सराउंडिंग में आम लोगों को दिखाया, कॉमनर्स को, कि एक पैथेटिक वे में उन्होंने दिखाया कि जो लो रैंक रूरल सोसाइटी है वो किस तरह के काम करती है, किस तरह सर्वाइव करती है। द पोटैटो हार्वेस्ट, मतलब ये पोटैटो हार्वेस्ट का सीन उन्होंने बनाया जिसमें औरतें हैं वो आलू चुन रही हैं। मिलेज 1850 pieces, 1850 piece dash disorder which has come to be associated with the social realist movement। A French printmaker, पेंटर एंड स्कल्पटर होने डुमर वाज बोर्न, ये बोर्न वाले MCQs इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। Domier's renowned sympathy, the laundress and Domier's renowned sympathy of for the poor, the third class activity, ठीक है। the third class carriage, ये इनसे पेंट हुई। the last lithographs Rue Transnonian was published in September में। the impressionist movement began in dash, कब शुरू हुई? 1860 में। the impressionists were more concerned with the dash of the movement than the details of the objects,
लाइट एंड कलर। इम्प्रेशनिस्ट मूवमेंट जो थी, इम्प्रेशनिस्ट जितने भी हैं वो किसके साथ ज़्यादा कंसर्न होते हैं, लाइट और कलर्स के साथ। दे ऑफन पेंटेड डैश आउटडोर एंड वर्कड क्विकली टू कैप्चर द लाइट बिफोर इट चेंजेस। ये आउटडोर काम करते थे और वो जल्दी जल्दी काम करते थे, इससे पहले लाइट चेंज हो जाए, टाइम पास हो जाए, डे टू नाइट या इवनिंग या आफ्टरनून, मतलब वो एक ही लाइट में वो काम करना चाहते थे। दे यूज़ रैपिड ब्रश स्ट्रोक, मतलब रैपिड ब्रश स्ट्रोक यूज़ करते थे। दे ऑफन मिक्स्ड, किसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, ये हम पढ़े इम्प्रेशनिस्ट के बारे में। रैपिड ब्रश स्ट्रोक यूज़ करते थे, अनमिक्स्ड कलर्स यूज़ करते थे, अनयूजुअल विजुअल एंगल्स एंड द कॉमन एवरीडे ऑब्जेक्ट्स। रेनियोर हु वाज द लीडिंग पेंटर इन द डेवलपमेंट ऑफ इम्प्रेशनिस्ट स्टाइल। रेनियोर आर्टिस्ट हम पढ़ रहे हैं तकरीबन हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न आर्ट का 25वां आर्टिस्ट है ये रेनियोर आर्टिस्ट। वर्ल्ड फेमस पेंटिंग इज़ न्यूड, ठीक है, न्यूड वुमेन इन्होंने बनाई थी। और उसके बाद दी लॉन्ड्रेस ऑफ वो बनाई। उसके बाद है लंचन ऑफ बोटिंग डैश इज़ द मोस्ट फेमस पेंटिंग ऑफ द इम्प्रेशनिस्ट पेंटिंग। नेक्स्ट क्लॉड मोने है, ये इंपॉर्टेंट आर्टिस्ट है। नवंबर 15, 1840 में पैदा हुए। क्लॉड मोनेज आर्ट वर्क ब्रिज बिटवीन रियलिज्म एंड इम्प्रेशनिज्म। इनके काम की क्या करेक्टरिस्टिक थी कि ये जो है एक एज अ ब्रिज, रियलिज्म और इम्प्रेशनिज्म में इन्होंने एक ब्रिज क्रिएट किया, मीन दोनों को टच दिया, रियलिज्म में भी और इम्प्रेशनिज्म में भी, एंड गिव द इम्प्रेशन टू द इम्प्रेशनिस्ट क्रेडिबिलिटी। इम्प्रेशन गेव राइज टू द नेम ऑफ द इम्प्रेशनिस्ट मूवमेंट सनराइज। ये इनका जो था ये काम था। वाटर लिलीज इन्होंने पेंट की 1920 टू 26 में। वाटर लिलीज आर द सीरीज ऑफ अप्रॉक्सीमेटली कितनी पेंटिंग्स की ये एक सीरीज़ बनाई वाटर लिलीज जो इन्होंने पेंट की थी 250। वेरी इंपॉर्टेंट MCQs। अच्छा जी, पिसारो आ गया जी। पिसारो ओल्डर देन द रेस्ट ऑफ इम्प्रेशनिस्ट, ठीक है। पिसारो कब पैदा हुए, 1830 में। Pissarro is the only artist to have shown his work at all 8 Paris Impressionist exhibitions. Pissarro वो एक इम्प्रेशनिस्ट के पहले आर्टिस्ट थे, या पहले और आखिरी ओनली आर्टिस्ट जिन्होंने अपना काम जितनी भी पेरिस में एग्जीबिशंस हुई इन्होंने अपना काम शो किया। 8 हुई तकरीबन, 8 में इन्होंने अपना काम शो किया। हे हार्वेस्ट एट रेगनरी वाज पेंटेड। ये हार्वेस्ट मेरे ख्याल में हमने पहले भी पढ़ ली है ये पेंटिंग 1901 में। पिसारोज वाइट फ्रोस्ट ये कब पेंट हुई, ठीक है, ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। मोने वाज द फाउंडर ऑफ इम्प्रेशनिस्ट मूवमेंट, क्लाउड मोने, ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है, हु इज़ द फाउंडर ऑफ इम्प्रेशनिस्ट मूवमेंट, क्लाउड मोने। एडवर्ड मोने वाज बोर्न इन द पेरिस ऑन डैश January 23, 1832. Main subject of painting was dash. Activates of everyday people. He painted what? All beggars, singer, businessmen, common people. क्लाउड मोने जो फाउंडर थे इम्प्रेशनिज्म के, सब कुछ उन्होंने पेंट किया। किस तरह कलर यूज़ किए, बोल्ड कलर यूज़ करते थे, ब्रॉड ब्रश स्ट्रोक्स के साथ। इंजॉय पेंटिंग सीन्स फ्रॉम द कैफ़ेज इन पेरिस, ठीक है, पेंटिंग सीन्स को इंजॉय करके तकरीबन इस तरह के रोज़मर्रा के सीन्स जो थे वो यूज़ करते थे। डैश डिपिक्टिंग सोशल लाइफ एट द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी, द कैफ़े कंसर्ट, ठीक है। उसके बाद है डैश वाज द लास्ट मेजर वर्क बाय फ्रेंच पेंटर अ बार एट द फोलीज बैरियर। ये जो थे इनका तकरीबन लास्ट आखिरी फ्रेंच पेंटर का काम था, ठीक है। गैरे सेंट लेजर इज श्योरली वन ऑफ द मोस्ट पेंटिंग ऑफ द 19th century, इंस्क्रूटेबल पेंटिंग ऑफ द 19th century। ये इनके सारे काम ही हैं। डिगास फेमस पेंटिंग पिक्चर है बेली डांसर्स की, ठीक है, डिगास है। डिगास कॉल्ड हिमसेल्फ अ रियलिस्ट, ये आर्टिस्ट स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। डिगास जो है अपने आप को ये क्या कहते थे, रियलिस्ट कहते थे।
लाइक टू एक्सपेरिमेंट, के इस चीज़ के साथ एक्सपेरिमेंट करना इनको पसंद था, ठीक है। लाइट एंगल्स फोकसेस। वन ऑफ द डिकास फेवरेट सब्जेक्ट वाज बेली डांसर्स। ब्लू डांसर्स वाज पेंटेड 1899 में। द डांस क्लास वाज पेंटेड इन डैश ईयर, 3 years में इन्होंने पेंट की। द टर्म पोस्ट इम्प्रेशनिज्म वाज इन्वेंटेड बाय डैश रॉगर फ्राई। The term post-impressionism was invented by 1910. The word post-impressionism indicate their link to the original dash ideas. तकरीबन इम्प्रेशनिस्ट क्या थे, जो पोस्ट इम्प्रेशनिस्ट थे उनका जो काम देख के ऐसा लगता था कि उनका लिंक है इम्प्रेशनिज्म के साथ। द पोस्ट इम्प्रेशनिस्ट रिजेक्टेड टू द प्योर ब्रिलियंट डैश ऑफ द इम्प्रेशनिज्म कलर्स। पोस्ट इम्प्रेशनिज़म ने जब इम्प्रेशनिज़म के बाद पोस्ट इम्प्रेशनिज़म आए तो उन्होंने जो इम्प्रेशनिज़म की अक्सर करैक्टरिस्टिक थी उसको तकरीबन रिजेक्ट किया। उनके कलर्स को, हर मूवमेंट दूसरी मूवमेंट्स को रिजेक्ट करती रही है। इट वॉज़ फ्री फ्रॉम द ट्रेडिशनल सब्जेक्ट मैटर। ये पोस्ट इम्प्रेशनिज़म की बात करेंगे वो किस तरह था, वो तकरीबन ट्रेडिशनल सब्जेक्ट मैटर जो थे उनसे वो दूर थी या उनसे बिल्कुल फ्री थी। एंड its technique of defining forms with short brush strokes of broken colors, ठीक है। इसमें फ्री का ऑप्शन आएगा। पॉल गुगेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, was a French post-impressionist artist who was not well appreciated until after his death। ये वो आर्टिस्ट थे पॉल गुगेन जो तकरीबन बहुत इन्होंने अपना काम किया लेकिन उन्हें कभी, मेरा नहीं ख्याल कभी भी उनको अप्रिसिएशन मिली until after his death। ये वो आर्टिस्ट हैं जिनको अब हम पढ़ रहे हैं और वो अपनी डेथ के बाद फेमस हुए हैं, ठीक है। कब पैदा हुए, उसके बाद है गुगेन, यही है पॉल गुगेन वाज लेटर रिकॉग्नाइज्ड फॉर हिज एक्सपेरिमेंटल यूज ऑफ डैश एंड सिंथेटिक स्टाइल दैट वर डिस्टिंग्विशली डिफरेंट फ्रॉम इम्प्रेशनिज्म। इनका जो रिकॉग्नाइज थी, इनकी एक्सपेरिमेंटल यूज था कलर का, ठीक है, बहुत सिंथेटिक स्टाइल था, डिफरेंट था इम्प्रेशनिज्म से। ही वॉज एन पेंटर, एन इम्पोर्टेंट फिगर इन द डैश मूवमेंट, सिंबल मूवमेंट, ठीक है। रियलिस्ट और सिंबलिस्ट मूवमेंट समझ लें उसके, ये आर्टिस्ट हो गए। पोस्ट इम्प्रेशनिज्म के बाद सिंबलिज्म आ गया। पेंटर भी थे, स्कल्प्टर भी थे, प्रिंट मेकर, स्टेमिस्ट भी थे, सिंबलिस्ट। वेयर डू वी कम एंड we do come, where do we come from, हम किधर से आए हैं। what are we, हम क्या हैं। where are we going, हम कहाँ जा रहे हैं। is Gauguin's most dash painting, famous painting, ज़बरदस्त, very important। ऐसे पॉइंट हैं ये जो हम सबके माइंड में आते होंगे, हम किधर से आए, हम कौन हैं, हम किधर जाएंगे। ये उनके जो बहुत फेमस पेंटिंग थी, where do we come from, ठीक है। ये एक मास्टरपीस था एंड is considered masterpiece। Spirit of Dead Watching was painted in 1892, depicting the nude Tahitian girl laying on her stomach, ठीक है। Two Tahitian women captures Gauguin's mythical idea of Tahiti as a paradise of beautiful mysterious women, ठीक है। इन औरत को पेंट किया, इनकी नज़र में जो जन्नत की हूर थी या इस तरह उनके माइंड में जो चीज़ें चल रही थी उन्होंने उसको पेंट करने की कोशिश की। पॉल गुगेन पढ़ा हमने, अब पॉल सीज़ेन आ गया, ठीक है। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ द पोस्ट इम्प्रेशनिस्ट, पोस्ट इम्प्रेशनिस्ट के ग्रेटेस्ट आर्टिस्ट थे। सीज़ेन्स वर्क एंड आइडियाज़ वर इन्फ्लुएंशियल इन द एस्थेटिक डेवलपमेंट ऑफ मैनी 20th century आर्टिस्ट एंड आर्ट मूवमेंट, स्पेशली 20th artist and art movement, especially expressionism। पॉल सीज़न कब पैदा हुए, 1833 में, ठीक है। डैश इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द मास्टरपीस ऑफ मॉडर्न आर्ट एंड इज़ ऑफन कंसिडर्ड सीज़न्स फाइनेस्ट वर्क, द बाथर्स, ठीक है। नहाते हुए लोग शायद स्विमिंग पूल में या किस तरह के, ये इनका मास्टरपीस कंसिडर किया जाता है। कब, 1906 में पेंट हुई। Dash is often still noted for his disjointed perspective was the basket of apple, बहुत disjoint, ये basket of apple एक एप्पल्स की बास्केट है।
इज़ नोटिफाइड बाय डिसजॉइंट पर्सपेक्टिव। इसके जो पर्सपेक्टिव है उसके लिए जानी जाती है। पॉल सीज़ेन की पेंटिंग अ बॉय इन द रेड वेस्ट इज डिपिक्टेड अ बॉय इन ट्रेडिशनल इटालियन अटायर। वैन गोफ आ गए जी, यहाँ पे वैन गोफ वाज अ पोस्ट इम्प्रेशनिस्ट पेंटर ऑफ डच ओरिजिन whose work notable for its rough beauty, emotional honesty and bold color। ठीक है, वैन गोफ वाज बोर्न 1853 में ये पैदा हुए। वैन गोफ जो थे इम्प्रेशनिज्म के ही पेंटर थे, डच पेंटर, नोटेबल फॉर इट्स रफ ब्यूटी, इमोशनल ऑनेस्टी एंड बोल्ड कलर। ये किस काम के लिए जाने जाती है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इनकी स्टेटमेंट्स के अंदर ही कितने एमसीक्यूज बनते हैं अगर हम स्टेटमेंट्स को भी गौर से पढ़ें। अपनी रफ ब्यूटी के लिए वो जाने जाते हैं, इमोशनल ऑनेस्टी एंड बोल्ड कलर्स। कब पैदा हुए? 1853 में। यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न आर्ट को हम कंप्लीट करते हैं, ठीक है, ये एंड हुई। उसके बाद हम कंटेम्प्रेरी वेस्टर्न आर्ट पढ़ेंगे, उससे फिर नेक्स्ट हम इसको स्टार्ट लेंगे। चलें, ठीक है।